स्वागत है आपका एक बार फिर से 2019 का महाभारत। और आज का दिन 8 सीटों पर यूपी, 5 सीटों पर उत्तराखंड और कुल 91 सीटों पर देश में वोट डाले जा रहे हैं। अब कुछ ही देर का समय बचा हुआ है। अगर आप छूटे हैं अब तक तो ना छूटिए, जाकर के वोट डालिए ताकि आप फक्र से कह सकें और सवाल उठा सके सरकार पर, आने वाली सरकार और पर। ये कतार अजय बता रही है कि देखिए, जो ये लोकतंत्र हमें मिला है, जो सिस्टम हमें मिला है, उसके सबसे बड़े निर्णायक भूमिका में हम ही होते हैं, आप ही होते हैं। हमारा एक एक मतदाता होता है, तो जाएं और वोट करें। और फिलहाल जो मतदान का प्रतिशत है, उत्तराखंड में 46% और साथ में यूपी में 50%, 3 बजे तक का आंकड़ा है। तो कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय, तो उनको भी अब डिबेट में शामिल करते हैं क्योंकि अब मतदान लगभग समाप्ति की ओर है। समीर सिंह प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, जितेंद्र वर्मा प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के और साथ में आसिफ रिजवी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले यहां पर समीर जी आपसे जानना चाहेंगे, 50% तक वोट 3 बजे डाला है यूपी की जनता ने, पश्चिमी यूपी की जनता ने, तो क्या बीजेपी को लग रहा है यहां पर 70 पार कर जाएगा लगता है? निश्चित रूप से पिछली बार भी कुछ सीटों पर बड़े मतदान हुए थे और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला था और आगे भी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भी बड़ी बहुमत के साथ जीतेगी। 8 की 8 सीटें जो उत्तर प्रदेश की नहीं, अक्सर तो कहा जाता है कि अगर बहुत ज्यादा मतदान हो तो सत्ताधारी दल के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं रहता है, लेकिन आपको लगता है कि आप ही के लिए है मतदान? नहीं अजय जी, पिछले ट्रेंड्स को आप देखिए, बिहार के अंदर बड़ा मतदान हुआ, नीतीश कुमार जी पुनः दोबारा वापस आए और जब पिछले दिनों की ट्रेंड को देखिए, 2017 में विधानसभा के चुनाव में बड़ा मतदान हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीत के आई और जब बड़ा मतदान होता है भारतीय जनता पार्टी जीत के आती है। और निश्चित रूप से लोगों का परसेप्शन बदला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव, आसिफ साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपको भी ऐसा लगता है क्या ये जो लोग बम्पर वोटिंग हो रही है वो बीजेपी के लिए हो रही है वोटिंग? पहले तो मैं सारे मतदाताओं का धन्यवाद दूं कि वो निकल के अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और लोकतांत्रिक देश में को पूरे विश्व को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक देश हैं। और ये जो वोट ज्यादा पड़ रहे हैं, ये सरकार के विरोध में निकल के वोट पड़ रहे हैं। ये जनता जो तराई कर रही है, जो हमारे देश की सरकार ने नोटबंदी करके जीएसटी लाकर और 15 लाख का झूठा वादा जो किया है, ये उसका जवाब है। ये जनता निकल के कह रही है, जो काले धन का तुमने बात किया था, मेरा काला धन लाओ, विदेश में रखा काला धन लाओ, ये उसके लिए वोट है। ठीक है, ये मुद्दा हो सकता था, होना भी चाहिए था अगर आपको ऐसा लगता है, लेकिन जब 17 में जनता ने बता दिया कि भाई नोटबंदी की बात करें, जीएसटी की बात करें, हमारे लिए मसला नहीं है, तो फिर कैसे उम्मीद कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, इसका भी जवाब दूंगा मैं आपको। 17 में इन्होंने कहा था साहब, ये जो है आतंकवाद को हम खत्म कर रहे हैं। 17 में इन्होंने कहा था कि नक्सलवाद को हम खत्म कर रहे हैं, हम जाली नोट खत्म कर रहे हैं, हम काला धन खत्म कर रहे हैं। आप बताइए, कुछ भी नहीं हुआ। आरबीआई की परमिशन के बिना नक्सलवाद के खात्मे का मुद्दा भारी पड़ गया क्या? तो अभी भी तो आप देखिए, यहाँ पर राष्ट्रवाद की बात हो रही है, बालाकोट हमले को लेकर बात हो रही है। तो इन्हीं नहीं बोला था ना कि नोटबंदी हम कर लिए रहे हैं, सामने आ जाएंगे। आप मेरी बात को, क्योंकि इन्होंने कहा काला धन लाएंगे, अब काले धन की बात ही नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार। ठीक है, जितेंद्र वर्मा जी, जनता निकल के बता रही है, प्रवक्ता जितेंद्र वर्मा भी हमारे साथ जुड़े जी। ठीक है, अरे जितेंद्र वर्मा जी, ये तो बीजेपी और कांग्रेस ही सारे वोट ले गई जो बम्पर वोटिंग हो रही है। आपके लिए भी वोटिंग हो रही है, गठबंधन के लिए भी वोटिंग हो रही है या नहीं हो रही है? अब ये तो जनता ने समर्थन में दिखा दिया था, जब एक समय समर्थन था चुनाव में, गठबंधन नहीं था। और गोरखपुर फूलपुर में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को हरा के ये जनता ने दिखा दिया था कि भारी मतदान भी करेंगे और जितना भारी मतदान करेंगे उतनी बड़ी भाजपा की। बहुत भारी मतदान नहीं हुआ था। आज ये गुस्सा जनता का असल में अब निकलेगा। भारी मतदान होगा ना, अब बढ़ेगा, जितना गुस्सा निकलेगा उतना ही भारी मतदान करके गुस्सा। बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं था मतदान का। ठीक है ना, अब हो रहा है ना, और ज्यादा गुस्सा निकल रहा है। मध्य प्रदेश में था और राजस्थान में था। जितना ज्यादा मतदान हो रहा है ना, उतना बड़ा गुस्सा निकल रहा है। जो लोगों ने एक बात अभी आई है, खत्म किया, जिन लोगों ने देश में महंगाई बढ़ाई, आज उन लोगों को जवाब है। आज अच्छा एक चीज बताइए, इन्हीं मुद्दों की वजह से तो जवाब दे रही है। परेशान हो भाई, आप रोजगार नहीं दिए ना, वादा किए। अच्छा जितेंद्र जी, अच्छा ये भी बता दीजिए जितेंद्र जी, आसिफ रिजवी साहब,
और समीर सिंह भी। फिरंगी मैली साहब कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बयान जारी किया है, उन्होंने कहा है कि लोग जो अपील कर देते हैं मुस्लिमों से कि आप इनको वोट दीजिए, उनको वोट दीजिए, इससे पोलराइजेशन का मौका मिलता है। तो क्या पोलराइज हो गए क्या वोटर्स? क्या उनको, फिरंगी मैली साहब को लग रहा है क्या? कोई पोलराइजेशन नहीं, कोई पोलराइजेशन नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म जाति वर्ग के वोट ने मुख्यमंत्री को हराया और प्रधानमंत्री को भी हराएंगे। क्या कहती हैं जिनसे गठबंधन कह रहे ना, अब प्रधानमंत्री को भी हराएंगे। आप तो कोशिश शुरू कर चुके थे जितेंद्र जी, सीधे पोलराइज करने की, बिल्कुल सीधे सीधे कहीं डायरेक्ट पोलराइजेशन की वजह से 50,000 किसानों की आत्महत्या की है। अरे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। जो पोलराइजेशन की ध्रुवीकरण की बात करें जितेंद्र जी, मायावती ने क्या करने की कोशिश की? या तो आप डर गए, आप समझ गए कितनी भी पार्टी आप मिल जाएं, आप बगैर ध्रुवीकरण के जीत ही नहीं सकते, इसलिए मायावती ने। लेकिन अब उस बयान के बाद प्रीति डर गए कि काउंटर पोलराइजेशन ना हो जाए। अब पोलराइजेशन अगर होगा तो अजय एक तरफ से होगा तो दूसरी तरफ से यही होता है। जिन योगी और मोदी जी ने काम नहीं किया ना, उनके लिए वोट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मांग रहे हैं। और देश जानता है जब। लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि मायावती जी ने सहारनपुर में जाकर क्या कहा, देवबंद में खड़े होकर के क्या कहा? अली बजरंग बली के नाम पर जब वोट मांगे जाएंगे तो जनता अरे आप इधर उधर मत जाइए, भागिए ना। करना है और आप अपने नेता की बात कर लीजिए ना पहले। जितेंद्र जी, आप अपने नेता की बात कर लीजिए ना जी। आप मायावती जी ने देवबंद में खड़े होकर के क्या कहा? सतर्क करना कोई गलत बात नहीं है। लोगों को वोट के लिए मतलब खुले तौर पर सतर्क करना कोई गलत बात नहीं है। हम भगवानों की जाति बात के वोट नहीं मांग रहे, ये भगवान की जाति ये बात आपकी आसिफ रिजवी साहब भी नहीं मानेंगे। ये कांग्रेस में दम नहीं है विकास के मार्ग पर ले जाने का चुनाव है, झूठ की राजनीति से छुट्टी दिलाने का चुनाव है, सपने दिखाने वाले लोगों को सत्ता से हटाने का चुनाव है, ये देश में रोजगार नौकरी देने का आपको लगता है क्या फिरंगी मैली साहब ने जो बात कही है, आपको लगता है क्या कि वो हालात बन गए क्या जो आप लोग चाह रहे थे? देखिए अजय जी, जब बसपा और सपा जातिवादी राजनीति का लाइन खींचने का प्रयास करते हैं तो जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देती है। पिछले दिनों भी दी थी, आगे भी देगी। बहुजन समाज पार्टी की नेता का यह कहना कि साहब हमें मुसलमानों का वोट चाहिए, यह कितना ही निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की और मुख्यमंत्री रही हो, वो कहती है कि हमको सिर्फ मुसलमानों का योगी जी ने भी कुछ कहा। समाजवादी पार्टी की घोषणा पत्र आता है, बहुजन समाज पार्टी शामिल नहीं होती है। ऐसा लगा कि मौका मिला और लेके उड़ गए। अजय जी मेरी बात पूरी हो जाए। नहीं, मौका नहीं मिला। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। 3 तलाक पर किसने कहा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑर्डिनेंस बनाया। 3 तलाक पर ये डिबेट क्यों नहीं करते, ये बहस क्यों नहीं करते? 3 तलाक पर समर्थन क्यों नहीं देते? क्या मुस्लिम महिलाओं को अधिकार नहीं मिलना चाहिए? सिर्फ हम तो कहते हैं हिंदू महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए। पश्चिमी उत्तर सारी महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर चुनाव हो रहा है, बगैर पति को छोड़ देते हैं। आसिफ जी, आपकी पार्टी तो कम से कम इस मसले पर खुलकर नहीं बोल सकती। शाहबारों का मामला सबको याद है, ठीक है। अधिकार आप दिलाने की बात करते हैं, जब मौका आता है फिर आपको वोट बैंक नजर आता है, फिर आप कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश। उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू महिलाओं को मिला हुआ है अधिकार, बहुत पहले मिल गया था। वहां कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। जी आसिफ जी, आप अगर ये बात छेड़ेंगे ना तो आप ही का नुकसान होगा। रोजगार के नाम पर ये चुनाव होने जा रहा है। चेहरा बेनकाब हो गया उनके नेता राहुल गांधी के नाम के ऊपर। मुस्लिम वो कहते हैं कि बीजेपी को फायदा होगा अगर आप गठबंधन को वोट देते हैं, तो आप ही वही कर रहे हैं। जो 2014 का घोषणा पत्र था वही 19 के लिए छपवा दिया। यानी आपने खुद स्वीकार कर लिया कि आपने जनता से झूठ बोला था। भाई वही 370, वही 35 है, सारा कुछ तो आपका वही है। वही किसानों की आय 2 गुनी 19 तक नहीं की है, अब 22 तक करेंगे। मोदी जी ने एक बात कही है, जितिन वर्मा जी, भाई कितना झूठ बोलेंगे? मोदी जी ने एक बात कही, न्याय की अवधारणा लेकर अब राहुल गांधी आए हैं, तो क्या उन्होंने मान लिया कि अब तक अन्याय होता रहा 75 सालों में? अब जब
अब जब मोदी जी अन्याय करेंगे आसिफ रिजवी किसानों साहब के साथ लाठी मरवाएंगे, जवानों से नहीं, किसानों जी, की छाती पर कहीं भी गोली किसान मरवाएंगे, नहीं लाठी लगी। मरवाएंगे, सरकार तो में जरूर गठबंधन किसान और विपक्ष के दल उनके साथ खड़े जितेंद्र जी होकर कहना तो नहीं चाहते, लेकिन जब आप विधानसभा के सामने आलू से बने ट्रक लाते हैं, उसके बाद मामला खुल एक जाता एक करके है। बोलिए, हाँ, एक एक करके बोलिए, मतलब ये सब लोग बोलेंगे तो बात ठीक नहीं है, होगी। जितेंद्र जी। आसिफ जी से एक सवाल, जो सवाल किया मैंने वो जवाब देने के लिए उंगली उठाए बैठे हैं, जरा वो पहले दे दे। अब ये बीच में बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने अब रामलला मुख्यमंत्री जी का कोई काम ऐसा नहीं ठीक है। है, प्रधानमंत्री जी का ऐसा अरे भाई काम मतदाताओं नहीं से है। डरिए आप लोग, ये देखिए कितनी है, तादाद में और मतदाता चुनाव निकल रहे हैं, वो परिणाम कह रहे हैं बहुत यूपी कुछ। ने क्या काम आप लोग करते अपनी हैं? अपनी मत सुनाते अब बीच में रहिए, बोल रहे हैं, इनकी गलती है। हम तो चुपचाप कह रहे हैं खामोश ना, था मतदाता और हम आज कह जब रहे निकला हैं है तो ना, दिखा अगर दिया दम प्रधानमंत्री जी लोगों ने। अच्छा काम किया तो नोटबंदी के नाम पर वोट मांगे, जीएसटी के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते प्रधानमंत्री जी? अरे मिल गए ना नोटबंदी सब के नाम जगह, पर छोड़िए, मांगे, आसिफ जी को जवाब देने दीजिए। ठीक है जितेंद्र जी, आप कह रहे हैं मुसलमान के नाम पर दे दो, तो वो फिर कहते हैं हिंदू के नाम पर दे दो, तो आपने कर दिया ना काम लिखा के उनका। भेजा जाता है कि जनता सत्ता वालों की आवाज सुन न पाए। बीच में समीर जी और जितेंद्र जी, आसिफ जी खामोश हैं, तो उसका आप ऐसे बेजा फायदा ना उठाएं। देखिए, उनको अपनी बात रखने दीजिए, ठीक है। देश हारने जा रहे हैं। अरे भाई, तीसरा पक्ष भी तो सुन लीजिए, ठीक है। समीर जी, जितेंद्र जी। आसिफ रिजवी, ठीक है, समीर सिंह, जितेंद्र वर्मा, आप दोनों शांत कुछ देर के लिए, मत झगड़िए, आप लोग मत झगड़िए। कांग्रेस को आप लोग ऐसे दरकिनार मत कीजिए भाई, कांग्रेस बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। हाँ आसिफ रिजवी साहब, भाई आपने कहा कि रोजगार के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए, तो उसको तो पहली बात है कि कौन ले गया। आपसपा हटाने की बात किसने कर दी? किसने कहा कि हम देशद्रोह के कानून को खत्म कर देंगे? किसने कहा कि न्याय देंगे? तो क्या अब तक अन्याय करती रही कांग्रेस की सरकारें आजादी से लेकर? ये तमाम सवाल है आपका, और मैं उम्मीद करता हूं जी। थोड़ा सा मुझे सुने गया, बीच में ना बोले, थोड़ा सा मुझे अपनी सुने बारी गया। पर बोलिए। जब आप कोई बोलिए। जमीन लेते हैं अपना घर बनाने के लिए, तो सीधे घर के अंदर लाइट और वॉशरूम बनाना तैयार नहीं कर देते हैं, पहले उसकी दीवारें बनाते हैं, स्लेब डालते हैं, फिर काम शुरू करते हैं। जब हमें ये देश मिला था तो ये बंजर जमीन थी, इसको उपजाऊ जमीन बना के घर तक बनाने का बड़ा काम होता है। पिछले 5 साल में क्योंकि मैं ये समझ गया वादा क्या किया बोलने गया वाले हैं, था जवाब कि सवाल विदेश मेरे में पास रखा तैयार हो काला गया। धन हम लेकर आएंगे, 2 करोड़ हम नौकरी देंगे। वो नहीं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं आपको, मैं वहीं आ रहा हूं। कहा गया था 2 करोड़ नौकरी देंगे, विदेश में रखा हुआ काला धन 100 दिन में वापस नहीं लाए तो चौराहे पे आ जाऊंगा, मुझे फांसी दे फिर दो। आप चले गए बीजेपी तो पर हम अपनी ये बात न्याय से। की बात कर रहे हैं कि जो अभी भी हमारे बीच के लोग, सुन तो लिए, अभी भी जो हमारे बीच के लोग कमजोर हैं, अभी भी हमारे बीच अरे के लोग गरीबी कमजोर हटाने के हैं, लिए आपने उनकी- न्याय की बात कही है, उनका और धर्म, 48 साल उनकी पहले जाति, इंदिरा उनकी गांधी ने भी जाति गरीबी हटाने की बात की थी, सुन- आप भूल गए। बहुत दिन पहले हम आप कह रहे हैं, तो हमने स्टार्ट किया 48 साल पहले 48 देश साल कहां पहले। पर था और अब देश कहां पर है। आप रात दिन कोशिश बदल नहीं सकते हैं। आप मैंने तब भी गरीबी आप हटाओ एक का नारा रात था में कोशिश और आज बदल भी नहीं गरीबी सकते। हटाने के लिए न्याय और की बीच बात में कर और रहे हैं आप। सरकारें भी आप आई कह रहे हैं। हैं कि देश ये तो वही खड़ा सवाल है, गरीब तो वही खड़े हैं, हमने काम किया उसके ऊपर और हम फिर काम कर रहे हैं। फिर तो काम हम तो कर सिर्फ रहे हैं, और गरीब के नहीं, गरीब तब में और अब में आसिफ गरीबी जी, का स्तर मुद्दे वहीं ही पर बदल रहे है। हैं आपके। आप देखिए ना, बड़ी हैरानी नहीं, की गरीबी बात का है स्तर आज भी वहीं पर है। कि गरीबी हटाओ के नारे को लगभग इतने नहीं, दशक बड़ी से हैरानी 5 की बात दशक है कि हो आप लोग गए, मुझे सुन ही नहीं रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं तंबकपुर की और आप लोग बात कर रहे हैं दिल्ली की। मैं तो बहुत सिंपल सी बात कर रहा बिल्कुल नहीं, हूं आप कि मुद्दा जिस भटका समय रहे ये हैं। नारा हम दिया गरीबी गया की था बात कर रहे हैं। तब भी हमारे देश ने आगे बढ़ा और आज भी हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हम तो तब से लेके आज तक उसी चीज पे काम कर रहे हैं और दिन पर दिन उस पर आगे बढ़ रहे हैं। उस समय हमारे और देश वहीं में के वहीं गरीबी खड़े का रह जो जाते लेवल था उससे गिरा और इस सरकार पिछले 5 साल में हम खड़े रह गरीबी जाते हैं। पूरी खत्म करेंगे। हम धर्म जात बिरादरी की बात नहीं कर रहे 50 साल में नहीं हैं, कर हम उस पाए। चीज की बात अब कर रहे 5 हैं साल जो में समाज कर के देंगे। अर्बक को परेशान करती है। नहीं सर एक आपने ही बड़ी कहा कि अच्छी बात रोजगार आपने और उस पर कही। बात हो जाए तो मतलब इसलिए आपके मैंने- कहने का मतलब है बंजर जमीन मिले उसको एक ही दिन में हाथ में उठा दें। हमने नहीं, तो जितना 50 वादा साल किया उस में पर हम हमने वहीं के काम वहीं किया और रह हम फिर गए। जो वादा करेंगे उस पर काम करेंगे। आसिफ जी, हमने 5 कहा साल में आपको किसानों लगता है कर्ज माफ चमत्कार हो करेंगे, जाए हमने और कहा 50 माफ साल करेंगे में तो आप माफ बंजर करेंगे। जमीन को खोद ही नहीं हम पाते। झूठा ये डायलॉग तो- नहीं ये बोल तो रहे हैं कि साहब हम अन्याय 15 लाख है, ला जिस के न्याय दे की देंगे। बात आप कर रहे हैं, ये तो अन्याय है ना। हम 5 साल में आपको लगता है कि चमत्कार हो जाए, लेकिन पिछले 50 साल का कोई हिसाब नहीं। हम गरीब आदमी के लिए काम करेंगे। अब भाई जितेंद्र जी, आप क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? आप वो फिर से गरीबी हटाने की बात कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि नहीं अब इनको नहीं दीजिए, गठबंधन को दीजिए, हम गरीबी हटाएंगे। आप क्या करेंगे? आप आ जाए तो। सुन लीजिए, हालांकि आप लोगों ने बात कह दी है, अब मतदाता कह रहे हैं। हाँ। हम तो रफेल के चोर को जेल भेजेंगे। सुन लीजिए, देखिए ठीक हमारे बात, आंकड़े तो दे है दीजिएगा। नहीं। एनएसएसओ आइए पहले सत्ता में। और सीएमआई के रिपोर्ट्स देख लीजिए। 45 साल में देश सबसे बड़ी बेरोजगारी की तरफ खड़ा है। 4 करोड़ 70 लाख रोजगार जो देश में वर्तमान में थे उसमें से छिन गए।
यानी वो रिपोर्ट है, नया रोजगार नहीं आया, जो था वो मोदी जी की नीतियों की वजह से मटिया मेट हो गया। तो कृषि विकास दर भी 5.1 से घटते घटते 2.7 आ गई, यानी किसान की आय भी 1.5 गुनी नहीं हुई। 2014 में जो घोषणा पत्र में था 19 में भी वही है। सपा ने तो अपना विजन डॉक्यूमेंट दे दिया कि देश में हमारे दम पर सरकार बनेगी। अखिलेश जी ने कहा हम नया प्रधानमंत्री देंगे और 100% किसानों का कर्ज माफ करेंगे। मतलब आप ये नहीं बता रहे हैं कि आप अगर आज गए सत्ता में तो क्या करेंगे? बीजेपी ने क्या नहीं किया? रेजिमेंट देंगे अजय, हाँ अहिर रेजिमेंट देंगे, पुरानी पेंशन भी बहाल करेंगे, 3000 पेंशन भी देंगे, 10, 90 और 100 नंबर जैसी योजना पूरे देश में लागू करेंगे। ये है डेवलपमेंट। हमने उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट सब करके दिखाया है। क्या बात है? समीर जी का नहीं जवाब हुआ है। बनता है दिखने कि आप वाला लोग क्या विकास हुआ करते है। रहे? मेट्रो दिख रही है, चल रही है, 5 साल से दिख रहा है, वहां लोग चल रहे हैं, इंटरनेशनल स्टेडियम में घास खोदते हो रहे रहे हैं क्या हैं। समीर सर जी? इसे काम कहते हैं, बताइए। हवाई काम नहीं, स्मार्ट सिटी, बुलेट हाँ। ट्रेन, तमाम बड़े बड़े सपने, लेकिन काम नहीं सर हुआ। ठीक है समीर जी जवाब दे दीजिए, फिर ब्रेक पर जाना है। तो झूठों को जवाब तो देगी जनता। ठीक है फिर उस 17 में दिखा क्यों नहीं काम, ये भी बड़ी हैरानी की बात है। ठीक है जितेंद्र जी, बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने किसानों की बात कही, उन्होंने घोषणा पत्र की बात कही। इनके घोषणा पत्र की 2-3 चीजें बताते हैं। ये सबके बात करते हैं, सबको लेके चलने अपने की, घोषणा पिछड़े पत्र की दलितों बात कर ले मान्यवर। और कहते हैं साहब हम जो अमीर सेना बनाएंगे। 2017 में वादा वो किया था, वो कहते फिर हैं से कर रहे हैं। अभिजात वर्ग के लोग जो है हम उन पर टैक्स लगाएंगे। अरे मैं पूछना चाहता हूं, अभी कन्नौज में जो पर्चा दाखिल किया है अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव ने, वो करोड़ों की संपत्ति जो दर्ज की है उस पर कब आप टैक्स लगाएंगे? शिवराज को जेल कब भेजेंगे? 2 करोड़ रुपए ये बता हम दीजिए। टैक्स लगाएंगे। भ्रष्टाचार के पिता पहले अपने घर के शिवराज को जेल कब टैक्स भेजोगे लगा आप? लीजिए, डिंपल यादव रमन की सिंह को जेल कब संपत्ति भेजोगे पे। आप? कोई नोटिस दूसरी कब जारी चीजें करोगे? किसानों की चलिए बात करते हैं। ठीक है बिल्कुल किसानों की बात, गरीबों की बात, ये बातें होती रहती हैं। और जो अजय ने भी जिक्र किया कि इंदिरा गांधी का जो गरीबी हटाओ नारा था, तो अब जब गरीबी का कोई जिक्र करता है तो अजय ऐसा लगता है कि कोई जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। और खासतौर पे कांग्रेस अगर ये बात करती, हमने वोट डाल दिया, ये हम आपको बता रहे हैं। क्या आपने वोट डाला? अब कुछ ही देर का समय बचा हुआ है। अगर नहीं अभी तक डाला है तो जल्दी से जाइए, कम से कम लाइन में लग जाइए। एक बार आप लाइन में लग गए, समय समाप्त भी हो गया तो भी आपको वोट डालने दिया जाएगा, चाहे जितना भी वक्त लगे उसके बाद। बिल्कुल मत चूकिए। बिल्कुल अजय, जो आज ये उंगली पर नीली इंक का निशान है वो वाकई में आपको ये बता रहा है कि आप किसी भी वर्ग, किसी भी जाति के, किसी भी आर्थिक स्तर के हैं, लेकिन आप भारत के नागरिक हैं और आपके हर एक वोट उतना ही कीमती जिसे किसी और का कीमती है। तो जैसे अजय ने कहा, थोड़ा सा वक्त बचा है, अब जाएं और इस नीली इंक को अपनी उंगली पर जरूर लगाएं, यानी कि जो आपको देश के संविधान ने अधिकार दिया है उस अधिकार का प्रयोग करें, तभी और आप एक काम शिकायत और कर करें, सकते हैं। वोट डालते ही सेल्फी लें और हमें भेज दें। नंबर देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है 9493596073। नोट कर लीजिए, लगातार नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, और उसको भेज दीजिए हमें। बड़ा सवाल यही है कि अगर आप आज वोट देने से चूक गए तो आप हक नहीं रखते फिर पूछने का सवाल उस सरकार से जो भी बनेगी कि उसने क्या किया आपके लिए। तो इसको मत चूकिए। आइए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम हमारे मेहमान भी, कांग्रेस के, एसपी के और बीजेपी के, लेकिन मेरठ से जुड़ गए निखिल, प्रीति जी बिल्कुल। निखिल बताएं जरा मेरठ का मिजाज क्या है, क्योंकि जब हम यहाँ पर एक शो करने आए थे काफी गर्मा गर्म बहस भी वो हुई थी, तो क्या वही सब रुझान या वही उत्साह भी वो गर्मा गर्मी मतदान के दौरान दिख रही है निखिल? अभी भी लाइन लगी हुई है क्या? नहीं, लोग हैं कि नहीं यहाँ पोलिंग स्टेशन पे? मेरठ क्रांति की धरती है, जहां पर हमेशा उत्साह, उमंग और उल्लास रहता है, और यहाँ मतदान में ये सब कुछ दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि मतदान अभी तक 55% से ऊपर हो चुका है, यानी 55% लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। लेकिन न्यूज 18 अपील कर रहा है, जिन लोगों ने अभी तक मतदान नहीं किया है वो अपने घरों से निकले, पोलिंग बूथ तक जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि आने वाली सरकार में उनकी हिस्सेदारी रह सके, वो उनका चुना हुआ सांसद संसद तक पहुंचे। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये बताएं, आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया? जी बिल्कुल, सुबह 7 बजे कर लिया था। किन किन मुद्दों को लेकर इस बार देख रहे हैं चुनाव होगा? देखिए, जो पिछली सरकार, अब तो पिछली सरकार कहूंगा, क्योंकि जिन्होंने पकौड़ा योजना और भगोड़ा योजना जो चलाई, हमने उनके खिलाफ वोट किया। और अब क्योंकि अच्छे दिन अब आने वाले हैं, क्योंकि झूठे भाई इनको बताइए कि देखिए मतदान को गुप्त रखें, मुद्दे बताएं। मुद्दे बताइए, मुद्दा क्या है? इस बार क्यों आप मतदान कर रहे हैं? हम इसलिए मतदान कर रहे हैं कि हम चौकीदार को चोर साबित करने जा रहे हैं। अब ये तो टोपी लगा के आए हैं, साफ बता रहे हैं कि ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अच्छी बात है, सब लोग गरीब हैं, परेशान हैं, आगे बढ़ने से परेशानियां दूर होंगी।
विकास के लिए लोग मतदान करना चाहते हैं। महिला यहाँ पे कह रही है कि आगे बढ़ने मतदान करेंगे, आगे बढ़ेंगे तभी उनकी परेशानियां यहाँ पर दूर होंगी। कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पे हैं। ये बताइए क्यों मतदान आप यहाँ पे करना है, मुद्दे क्या है, क्या चाहती है सरकार से? विकास और परिवर्तन। विकास और परिवर्तन। विकास भी चाहती है, परिवर्तन भी चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी सरकार बने, उनका चुनाव व सांसद जाए ताकि उनके यहाँ के मुद्दे संसद तक जा सके और उस पर कानून बन सके। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए आप कितने छोटे बच्चे को लेकर यहाँ एक महिला पहुंची है वोट डालने के लिए। ये अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहती हैं और ये बताएं क्यों अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहती है? वैसे तो बोला ही नहीं हो रहा। देखिए लोग खुश हैं, उत्साहित हैं, यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल वॉकर में चलने लायक बच्चा है, उसको लेकर यहाँ पर एक महिला आई है मतदान करने के लिए और साथ ही ये कह रही है कि उनसे बोला नहीं जा रही, यानी उत्साह है, कहीं ना कहीं जागरूकता है। न्यूज़ 18 ने जो मुहिम चलाई थी वो रंग ला रही है और लोग जागरूक है। मेरठ में 55% लोग मतदान कर चुके हैं। माना जा रहा है कि जब तक बिल्कुल निखिल, तो वोट बोलता है, भले ही महिला बोले ना बोले, अपने अधिकार का प्रयोग कर लिया है अजय, तो जो वोट दिया वो वोट बोलेगा। हाँ, और लोगों से हम सभी अपने रिपोर्टर से अपील करते हैं कि आप लोगों से कहिए कि वो मतदान में किसको वोट दे रहे हैं ये ना आज के दिन बताएं। ये गलत है संहिता के हिसाब से, आचार संहिता के हिसाब से। वो मतदान को गुप्त रखें, मुद्दों पर बात करें। उमेश, आप जरा हमें तस्वीर एक दिखाते हुए ये बता पाएंगे कि क्या इस वक्त भी कतार में लोग खड़े हैं? अब 70% को पार करेंगे, 70 का आंकड़ा छुएगा आज बागपत में। जी हाँ, देखिए अजय जी, मैं भी पूरी ताकत लगाए हुए हूँ और आप भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि ये आंकड़ा 70% के पार हो जाना चाहिए पोलिंग परसेंटेज के लिहाज से। बहरहाल अभी भी यहाँ पर कतार लगी हुई है और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि अगर वो दिखा सके यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से अभी भी कतारबद्ध लोग हैं यहाँ पर और आ रहे हैं यहाँ मतदान के लिए। कि देखिए, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से लोग मतदान करने के लिए लालायित हैं, उत्साहित हैं और ये अपने हाथ का निशान भी दिखा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स कितना उत्साहित हैं, अपने हाथ का निशान दिखा रहे हैं कि हाँ उन्होंने मतदान किया है और इस देश के लिए मतदान किया है, अपना सांसद चुनने के लिए मतदान किया है। कुछ युवाओं से हम बात करते हैं। आप ये बताइए, जो उंगली का निशान ये दिखा रहे हैं कि हमने वोट डाला, ये वोट डालने का जो अधिकार आपको मिला, ये सबसे अहम अधिकार है। आप बहुत खुश हैं ये वोट डाल करके, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा हूँ जी। अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं आप भी? बहुत खुशी का महसूस कर रहे हैं जी हम, वोट डाल के बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आप बताइए कि आपने पहली बार वोट डाला, गर्व महसूस कर रहे हैं, प्राउड महसूस कर रहे हैं कि हाँ हमने अपने मताधिकार का प्रयोग किया? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम। महसूस करने मुद्दा क्या है युवाओं के मन में? विकास के बारे में क्या सोचते हैं आप बताइए? विकास अब की बार इस बागपत क्षेत्र में डॉक्टर सत्यपाल जी बढ़िया विकास करेंगे। मुद्दा क्या है, आप क्या सोचते हैं कि आपके दिमाग में क्या चलता है जब वोट डालने गए आपने ईवीएम का बटन दबाया, चाहे जिसको वोट डाला हो? जी बिल्कुल, मुकाबला खड़ा है अजय छोटे चौधरी से भी छोटे चौधरी, यानी कि उनके भी पुत्र यहाँ से मैदान में और पहली बार चौधरी अजीत सिंह बागपत सीट को छोड़कर मुजफ्फरनगर गए हैं। तो कैराना ने अगर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अगर कैराना वाला जो ट्रेंड अगर हम कहें अजय सेट हो गया था, जो उपचुनाव हुए थे, अगर वही ट्रेंड चला तो मुश्किल है। तो कुल मिलाकर मुकाबला काफी कड़ा इस बार। मिजाज में काफी फर्क है तब और अब में, क्योंकि इस वक्त सबको पता है कि पूरे देश के लिए और देश की सरकार के लिए लोग वोट डाल रहे हैं, तो सोच समझ करके डाल रहे हैं। मुकाबला कड़ा है और होना भी चाहिए ये, ताकि नेताओं पर, दलों पर दबाव बने कि वो परफॉर्म करें, बेहतर करें, तभी जनता उनको पसंद करे। यहां पर देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर इस सबसे बड़े चुनाव की एक एक तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। बने रहिए, यह सिलसिला जारी है। यहां पर वोट डालकर आइए। बिल्कुल।